क्या तुम्हें पता है कि जो मेरे पीछे सारी चीजें हैं, मेरे पीछे हवाएं चल रही हैं, पेड़ है, धूप की रोशनी है, पानी है, सब चीजें, लेकिन ये सब क्या है? क्या तुम्हें जानने की इच्छा है? तो चलो जानते हैं। साइंस वाला ने ले आया है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जाके लेक्चर देखो और केमिस्ट्री में धूम मचाओ। अपने एग्जाम में भी ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए मचाइए धूम एग्जाम में। चलिए देखते हैं फटाफट, मैं तो जा रहा हूँ देखने। बाय बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वाला। आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9th का, दैट इज़ द केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसे हम आज बहुत ही वन शॉट लेक्चर में बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ मैटर। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये मैटर आखिर होता क्या है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए मैटर इज़ एनीथिंग हैव विच हैज़ ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जिसके पास एक ऑक्यूपाइड स्पेस हो और उसके पास कोई मास हो, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर क्या है। अर्लियर इंडिया philosophers classify in the form of living element are air, earth, fire, sky and water called पंच तत्व। मतलब जो पहले के इंडिया के फिलोसफर थे बेटा पुराने ज़माने के, उन्होंने बताया एक जो पंच तत्व होता है। पंच तत्व क्या होता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, इन सब का मिक्सचर क्या होता है बेटा? पंच तत्व। जो सारा एलिमेंट्स होता है, मैटर होता है, वो सब किससे मिलकर बनता है? पंच तत्व से, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाई द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होता है उसके तौर पर मैटर को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है बेटा। क्या हो गया हमारा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन पे मैटर को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। क्या होता है बेटा? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर है, हमें ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। ये वाला टॉपिक हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये हमारे सेकंड चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। क्या किसके में काम आएगा? सेकंड चैप्टर में होगा। और ये जो पहला टॉपिक है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वाला टॉपिक हम इसमें टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अब नीचे क्या लिखा हुआ है। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं हम इसे डिटेल में जानेंगे सेकंड चैप्टर में इसके, ठीक है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो मिक्सचर्स होते हैं बेटा वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और होमोजीनियस भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। देखिए जो इसको आप डिटेल में इस चैप्टर में नहीं जानेंगे, इसको हम एकदम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके पास एकदम रफ आइडिया ले लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। देखिए जो होमोजीनियस होते हैं और जो हेट्रोजीनियस है ये होमोजीनियस है। अब देखिए ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं। जो होमोजीनियस होता है बेटा इसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और जो हेट्रोजीनियस होता है उसके पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है ना, ये देखिए हेट्रोजीनियस है जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, और ये होमोजीनियस है यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, ठीक है। तो इससे तो आपने देख लिया। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अब जो फिजिकल नेचर है मैटर के, वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए फिजिकल के नेचर क्या होते हैं, मैटर के फिजिकल नेचर क्या होते हैं। मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होते हैं किसके बने होते हैं बेटा? वो पार्टिकल्स के, किसी भी पार्टिकल्स के बने होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ऑक्यूपाइज स्पेस होता है, मतलब उनके बीच में खूब स्पेस होता है, ठीक है। और उनके पास ऑक्यूपाइज स्पेस भी होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका भी एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है। कैसे? अब हम इसे समझते हैं एक्टिविटी की तरह। टेक सम वाटर इन अ बीकर। एक हम गिलास में जो है एक क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ले लेंगे। एंड नोट्स इट्स लेवल, मतलब आपने इसको किस लेवल तक लिया है उसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ तक पानी लिया तो उसको आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। डिजोल्व सम सॉल्ट। इसमें कुछ हम सॉल्ट या फिर शुगर इसमें डिजोल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्लास, ठीक है। इसमें ग्लास को हम डिजोल्व करेंगे, मतलब या तो आप नमक ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसको डिजोल्व ना करें, बस ऐसे डाल के छोड़ देते, देखेंगे आपकी ये जो पानी हमने इतना मार्क किया था ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पास जो चीनी है उसके पास भी ऑक्यूपाइड स्पेस है, ठीक है। और वो नीचे जाके पानी में अपनी जगह बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम इसे तुरंत ही मिक्स कर दें तो ये क्या होगा हमारा बच्चा, ये जो हमारा पानी है ना ये घुल जाएगा, ठीक है। और हमारा पानी का लेवल फिर मतलब सेम जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए कहते हैं जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। मूव करते करते वो जो है पानी में घुल जाते हैं और पानी के पास खूब ज़्यादा उसके अंदर स्पेस है पानी के पार्टिकल्स में। तो जो चीनी है उस स्पेस में जाके बैठ गया, ठीक है। तो सब कवर हो गया और पानी अपनी जगह फिर से कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यही आपको इसमें बताया गया है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। द पार्टिकल्स मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं। इसे हम समझते हैं एक्टिविटी की तरफ तौर पर, ठीक है। डिजॉल्व आप एक देखिए अब एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। डिजॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 मिलीमीटर
ऑफ वाटर, 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर लेंगे आप एक गिलास में, जिसमें कि आप पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करके मतलब डालेंगे कितना, बस 10 ml, 2 से 3 क्रिस्टल आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। ठीक है, इन बीकर, आप एक बीकर में पानी लीजिए 100 ml और उसमें 2-3 क्रिस्टल क्या डालिए आप, पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको कुछ देर बाद देखने को क्या मिलेगा, द टेकन 10 मिलीमीटर, जो आपने सॉल्यूशन लिया है 10 मिलीमीटर। अब देखिए ये आप तो इसमें मिक्स हो जाएगा। आप देखेंगे जब आपने इसमें डाला, जब आपने इसमें डाला तो क्या होगा बेटा, फटाक से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, फटाक से ये मिक्स हो जाएगा और इसका तुरंत कलर पानी का बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे पानी का कलर बदल गया ना। ठीक है, अब इसमें से आप क्या करेंगे, 10 ml इसमें से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10 ml जब आपने निकाला तो आप देखिए क्या कह रहा है, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, जो 10 ml ऑफ वाटर है वो 100 ml जो हमने ये बनाया है उसमें से हम 10 ml वाटर निकालेंगे और इसमें हम फिर से डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये फिर से इसमें घुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से फिर हम 10 ml निकालेंगे तो ये इसमें भी घुल जाएगा और ये इसमें भी घुल जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्यों घुल रहा है, जो इसकी मैटर जो हम पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं वो क्या है, वेरी टाइनी ऑफ द पार्टिकल्स है, और जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर भी स्पेस है, तो वो उसमें जाके क्या हो रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। हम ऐसा जब 5-6 बार करेंगे तो मतलब सब में ऐसा हर बार कलर बदल जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई थोड़ा सा डार्क कलर हल्का 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 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें ऐसा ही होगा। तो इसलिए जो मैटर उसके पास वेरी टाइनी होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं और जाके जो पानी के अंदर के मैटर के ऑक्यूपाइड, मतलब जो ऑक्यूपाइड स्पेस है बीच में, जो खाली स्पेस है उसमें जाके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है थर्ड वाला जो कि है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ऑक्यूपाइड स्पेस। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसके पास क्या है, ऑक्यूपाइड स्पेस है। क्या है बेटा, ऑक्यूपाइड स्पेस है क्या। ठीक है बेटा, उसके पास ऑक्यूपाइड स्पेस है। अब इसे हम अपने समझते हैं एक एक्टिविटी के तौर पर। ठीक है, टेकन सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। एक बीकर में आप वाटर लेंगे और उसका ये जो नोट है, मतलब कहाँ तक कि पानी भरा वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर, इसमें साल्ट और शुगर डिजॉल्व करेंगे विद इन द ग्लास रॉड। इसमें जो आप इसे एक रॉड से मिला लीजिए। द साल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ साल्ट गेट इनटू अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। ये मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं ये आपको ये टॉपिक कब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो वाटर्स में जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो कई मतलब उसके बीच पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस है उसमें ये जाके सॉल्ट बैठ जा रहा है, तो वाटर के लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रही है। वो बस पार्टिकल मतलब एक्टिविटी में आपको यही बता रहा है। आप इसे घर पे भी करके देखना बेटा, या आप जनरली कभी भी करते हो, मान लो आप दूध पीते हो उसमें चीनी घोलते हो, तो क्या दूध का लेवल बढ़ जाता है, क्या नहीं, दूध का लेवल नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो दूध के पार्टिकल्स उसके बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर वो चीनी घुल जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका थर्ड टॉपिक। अब आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। जैसे आपने मैं आपको कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो भी हमने दूध का एग्जांपल लिया था, आप उसमें चीनी डाले तो चीनी बेटा घुला कैसे, जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे और उन्हें जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो बेटा जो चीनी के पार्टिकल्स है वो वहाँ वाटर के पार्टिकल्स में जाके मतलब दूध के पार्टिकल्स में जो स्पेस है उसमें जाके बैठ जाएंगे और दूध का लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो कैसे घुलेंगे बेटा, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसे एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी की, उसे देख लीजिए। टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में सम वाटर ले लीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड कोई भी इंक डाल दीजिए। ठीक है, तो आप बीकर लेवल इट्स अंडर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर, उसे आप छोड़ दीजिए, मतलब बहुत देर तक कुछ घंटों के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। तो देखेंगे क्या जो वाटर है वो पूरा आप जिस भी कलर का इंक डालेंगे उस कलर का हो जाएगा। क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली वाटर में मूव करके अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो वाटर्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये जो आपने इंक डाला वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ये जो अपने से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमें अब इसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, देखिए हमें चीनी को मिलाने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन हमें इसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से अपना स्पेस बना लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे बेटा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। सो जो अपने से जगह बना लें, किसी भी मैटर के अंदर कोई भी चीज़ अपने से जगह बना ले, और तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन। अब आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपने रूम में स्प्रे कर दिया परफ्यूम, सो जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो पूरे रूम में फटाफट फैल जाती है। तो बेटा वो कैसे फैलती है, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है बेटा, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो रूम में जो एयर मौजूद है उसके पार्टिकल्स में अपनी जगह बना लेते हैं एकदम फटाफट से। ठीक है, सो जो स्मेल होती है आपकी परफ्यूम की वो हर जगह फैल जाती है। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग का। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया ये, उस प्रोसेस को मैंने क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, सो आप इसे याद रखेंगे।
अब आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट ईच अदर, हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सख्त चीज़ है, मान लीजिए आपने एक लकड़ी ले लिया, तो जो ऐसा तो नहीं है आपने लकड़ी लिया और उसके पार्ट सारी इधर उधर फिका गए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। वो एक साथ मतलब बंधे होते हैं, अपने एक सेफ में होते हैं। वो क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उसके वुड के अंदर के, ठीक है बेटा, तो क्या अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे से बांध के रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम इस जो एनसीईआरटी का एक्टिविटी एग्जाम्पल है उसे भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर करा रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठो बेटा तो आपको लगेगा एकदम टोटल लगेगा बेटा, आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो एनसीईआरटी मैं उसको एकदम लाइन बाय लाइन कवर करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर होता है ना बेटा, वो पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी से बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, तो आपको समझ लो पेपर में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लिए तो ठीक है ना। आयरन नेल, एक आप आयरन नेल ले लीजिए, ठीक है। क्या होता है, एक आयरन नेल ले लीजिए, अ पीस ऑफ अ चॉक एंड अ रबर बैंड, एक पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड ले लीजिए। ट्राई टू ब्रेक इन दैम बाय हार्मर, ठीक है, सॉरी हैमर। आप उसको एक की ले लो, आप चाहे चौक ले लो चाहे रबड़ ले लो, उसको आप हैमर से तोड़ने की कोशिश करो। कट ऑफ द स्टिकिंग, आप उसको स्टिक से काटने की कोशिश करो, ठीक है, उसे कट करने की कोशिश करो या उसे खींचने की कोशिश करो, ठीक है। इट इज़ अ मोर ईजिली सॉरी बेटा इट इज़ अ मोर आइजर टू ब्रेक द चॉक। जो चॉक है उसको तोड़ना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि उसको जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन है, मतलब जो आपका अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, ठीक है बेटा, इसलिए वो फटाक से टूट जाते हैं। लेस आइजर द ब्रेक ऑफ रबर, जो रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करो तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन वो जो रबड़ है ना वो एक सॉलिड होता है, वो मैं क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, लेकिन जो आयरन नेल है उसे तोड़ना बहुत ही हार्ड है। क्यों? क्योंकि वो जो है आयरन नेल है उसकी जो अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है बेटा। क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। मैं आपको यहीं पे एक बात बताना चाहूँगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कई टीचर FOA से भी डिनोट करते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसे दिमाग में रखेंगे, इस वर्ड को मैं कई बार इसमें भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है बेटा, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल हेल्ड टुगेदर वेरी ग्रेट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को किए हुए, मतलब टाइटली किए हुए हैं, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैटर है वो क्या होते हैं, 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। किसकी प्रॉपर्टी देखते हैं? सॉलिड की प्रॉपर्टी। स्टेट ऑफ मैटर 3 स्टेट में होते हैं, मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसके पास एक फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्स मिनिमम, जो इनके बीच के जो FOA है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है, मतलब बहुत टाइट होती है, ठीक है। जैसे कि आपने ब्रिक ले लिया तो उसको देखा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम टाइटली उसको कैच किए होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम होता है, ठीक है, एंड द स्पेस इसमें मिनिमम होते हैं। जो इसके अंदर स्पेस होते हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस आपको कहीं दिख रहा है क्या? जो पार्टिकल्स के मैटर है, हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स उसमें कहीं आपको स्पेस दिख रहा है क्या? ये एक सॉलिड चीज़ है, ठीक है, तो इसमें स्पेस तो है नहीं, तो इसमें कई में स्पेस होता भी है। यहाँ पे कहा गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उसमें स्पेस मिनिमम होता है, ठीक है बेटा। द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज मिनिमम, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम मूव करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, आप सोच सकते हो एकदम ना के बराबर, निग्लिजिबल होते हैं वो, ठीक है। दे आर अ लिस्ट कंप्रेसिबल, वो बहुत ही कम कंप्रेसिबल भी होते हैं, लेकिन कई चीज़ों को हम कंप्रेस कर भी सकते हैं, कई चीज़ों को नहीं कंप्रेस कर सकते। जैसे अपने नील को कंप्रेस आप नहीं कर पाए, जो रबर बैंड उसे कंप्रेस कर सकते हो ना, ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, एक बेटा क्या है, वो भी एक सॉलिड है। अब आप वो सॉलिड कैसे है? सर आपने तो बताया कि उसके पास सॉलिड जो उसके पास फिक्स्ड शेप होता है, तो रबड़ के पास तो फिक्स शेप नहीं है, अगर मुझे खींचे तो उसका शेप बदल जाएगा। लेकिन बेटा आप नोटिस करो, जब आप उसे खींच के छोड़ोगे तो अपने फिक्स्ड शेप में तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो उसे भी हम किससे कंसीडर करते हैं? सॉलिड से, ठीक है बेटा। दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल, वो कम कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड, ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होते हैं इसके बहुत कम, बोले एकदम ना के बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप ये सोचो उसमें जो डिफ्यूजन है वो कैसे होंगे, ठीक है बेटा। तो सा दिमाग लगाइए कि आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। अब देखिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को समझते हैं। लिक्विड हैव अ नो डेफिनेट शेप, जो लिक्विड है उसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कहीं भी पानी गिरा दो तो ठीक है वो क्या हो जाएगा, मतलब स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा हर जगह, ठीक है बेटा। बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। मान लिया आपने एक बॉटल में पानी लिया, 1 लीटर की बॉटल में पानी लिया, तो उसका मान लीजिए यहाँ तक भर रहा है, अगर आपने इसे क्या कहते हैं पतीले में डाल दिया तो उसका मतलब पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन वो जो उसका शेप है वो बदल जाएगा। इसके पास इसके पीछे फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है बेटा।
ठीक है। लिक्विड टेकन द शेप ऑफ अ कंटेनर, आप किसी भी कंटेनर में लिक्विड डालो वो उसका शेप ले लेता है। द स्पेसेस ऑफ द पार्टिकल्स आर इंटरमीडिएट, जो इसका स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स में इसको जो स्पेस होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स में जो स्पेस होते हैं वो बहुत ही कम नहीं होते, मतलब बेटा बराबर ही होते भी हैं, बहुत ज़्यादा भी होते हैं और बहुत कम भी होते हैं। जैसे कि आपने मान लो आप पानी लिए, उसमें आपने 1 किलो चीनी डाल दिया, तो ऐसा नहीं ना बेटा कि 1 किलो चीनी पूरा पानी में घुल ही जाए, कुछ चीनी घुलेगा कुछ चीनी उसमें रह जाएगा, ठीक है, जिससे कि वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जो वाटर के अंदर पार्टिकल्स हैं उसके जगह में जो उसके वाटर के पार्टिकल्स में अब स्पेसेस बिटवीन देम नहीं रह गया, तो वो चीनी कहाँ जाएगा बेटा? वो नीचे बैठ जाएगा ना, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है बेटा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यार इन, इसका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो मूव भी करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा कम करते भी हैं नहीं भी करते हैं, ठीक है बेटा। दे आर लेस कंप्रेसिबल, इसको ये बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं, इसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है मोर देन सॉलिड से है, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर आप पानी को किसी चीज़ में डालो तो वो अपने से फैल जाता है, ठीक है, लेकिन सॉलिड कैसे फैलेगा बेटा आप ही सोचो, ठीक है। तो ये सॉलिड से इसका डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम मारते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या है, द गैसेज हैव अ नो डिफरेंट शेप, जो गैसेज होते हैं बस कोई भी डिफरेंट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। गैसेज ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है कोई भी कंटेनर है उसमें जो स्पेस होते हैं उस होल स्पेस को कंटेनर में होल स्पेस को वो ऑक्यूपाइड किया रहता है गैस, ठीक है। जैसे आप किसी भी मान लो सिलेंडर है तो उसमें जो सिलेंडर है वो पूरा इतना भारी क्यों लगता है बेटा? क्योंकि उसके जो गैस हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, भागते रहते हैं गैस उसके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये तो मिनिमम होता है, ठीक है बेटा। द स्पेसेस बिटवीन दैम मैक्सिमम, ठीक है, द मूवमेंट इज मैक्सिमम, वो मूव करते रहते हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, इसलिए आपको जो सिलेंडर है वो भारी लगता है बेटा, वो पूरा भरा होता है सिलेंडर। जो उसमें गैसेस होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं, तो मतलब किसी भी आप उसके कंटेनर में डाल दो वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लेंगे, ठीक है बेटा। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। दे आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो सॉलिड लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आपने बलून ले लिया, वो उसमें तो आप क्या भरे बेटा, गैस, तो उसे आप कंप्रेस कर सकते हो या एज कम्पेयर टू लिक्विड और एक सॉलिड कोई भी आप एग्जाम्पल, जैसे ईट। अब ईट को तो कंप्रेस कर नहीं सकते, आप कोई भी वाटर जैसे एक बोतल में पानी भर लो तो उसे तो कंप्रेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो बलून है उसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, उसको फाड़ भी सकते हो, इतना कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखिए अब ये हमारा गैस सॉलिड लिक्विड एंड गैस है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखाया हूँ आपके लिए, ये देखिए 1 सेकंड, ये है सॉलिड, देखिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड का थोड़ा सा उससे कम है और गैस का सबसे कम है। देखिए ये सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, ये देखिए ये है सॉलिड के ये कुछ पार्टिकल्स हैं, इसमें आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, लिक्विड में देखो एंड गैसेज में देखो, ठीक है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स में आपको लेके आया था, ठीक है। अब देखिए चेंज ऑफ स्टेट, क्या हम जो मैटर का स्टेट है उसे हम उसमें चेंज कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल हम उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस थे। अब कैसे कर सकते हैं आइए हम समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले बेटा आप एक चीज़ देख लो, अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनियन मोशन क्या होता है बेटा। सो आप ब्राउनियन मोशन समझो, ये है आपका ब्राउनियन मोशन, ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है बेटा, ये आपका क्या है, ब्राउनियन मोशन। देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है, द जिग जैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ गैस लिक्विड इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है वो लिक्विड और गैस में होता है, वो सॉलिड में नहीं होता। जिग जैग मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, मान लो कहीं से धूप आ रही है किसी रूम में, ठीक है, धूप मतलब कोई छोटी सी मुक्की है, कोई छेद है उसमें, ठीक है, तो उसमें से धूप आती है तो बेटा उसमें देखते हो आप उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं एकदम जिग जैग मूव करते रहते हैं, तो वो किसका एग्जांपल होता है बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट का, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट का वो एग्जांपल है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं, देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज व्हाट चेंजेज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हम इस मैटर के स्टेट में चेंज कैसे ला सकते हैं, तो देखिए When a solid is heated it change into a liquid, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा, लिक्विड में चेंज हो जाता है। When a liquid heated it change into gas, अब हम जब किसी लिक्विड को हीट करें तो उसमें क्या होता है, वो गैस में चेंज होता है। When a gas is cooled it change into liquid, जब हम किसी गैस को कूल करें मतलब ठंडा करें तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो हम ऐसे गैस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। When a liquid cooled it change into solid, ठीक है, जब हम किसी भी लिक्विड को कूल करें मतलब फ्रिज करें तो उससे क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। जैसे आपने पानी रख दिया फ्रीजर में, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होता है बेटा, मतलब सॉलिड हो जाता है, बर्फ के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। अब इसे क्या कहते हैं, तो ये सब हम ये प्रोसेस जानेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, इफ आइस हीटेड इट चेंज इनटू वाटर, ठीक, अगर हम किसी आइस को हीट करें तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। इफ द वाटर हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम, अगर हम वाटर को और ज़्यादा हीट करें तो वो भाप में बदल जाएगा। इफ जो स्टीम है उसे हम ठंडा करते हैं तो वो वाटर में बदल जाएगा, ठीक है। इफ वाटर इज कोल्ड इट चेंज इनटू आइस, अगर हम वाटर को ठंडा कर दे तो वो आइस में चेंज हो जाएगा, जैसे कि सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सॉलिड स्टेट से
लिक्विड स्टेट में कैसे कर सकते हैं, बाई हीट को। अगर हम उसमें किसी भी सॉलिड में हमारा हीट प्रोवाइड करें तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ सब चीज़ नहीं, ठीक है। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में करें तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, बाई कूलिंग। जैसे लिक्विड है तो उसे सॉलिड में चेंज करना है, जैसे पानी को बर्फ में करना है तो उसे हम कूलिंग करेंगे, ठीक है। अब लिक्विड से गैसियस में करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, अब गैसियस टू लिक्विड में करना है तो उसे आपको कूलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा जो प्रोसेस होता है सॉलिड टू लिक्विड, हम इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और जो लिक्विड टू क्या होता है बेटा, लिक्विड टू स्टीम होता है, उससे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या हुआ है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली टुगेदर एंड कांट मूव अबाउट, ठीक है। जो आइस में हम कैसे, देखिए आइस जो है बेटा, हम उसको वाटर में कैसे चेंज करते हैं, जैसे आइस के पास खूब ज़्यादा ऑक्यूपाइड, मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हाई, अगर हम इसको हीट दें तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव होने लगेंगे और दूर दूर भागने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स मूव फास्ट फर्दर अपार्ट, अगर ये और ज़्यादा, अगर हम इसे हीट और ज़्यादा दें तो ये और ज़्यादा भागेंगे, जिससे कि ये बॉइलिंग वाटर में जाके स्टीम बदल जाएगा, ठीक है। ये कैसे बदल जाएगा, स्टीम में। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम द मूव वेरी क्विकली रैंडमली, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या है, मेल्टिंग फ्यूजन। अब देखिए, अब एक टॉपिक आता है आपका मेल्टिंग फ्यूजन। अब मेल्टिंग फ्यूजन क्या होता है बेटा, आप जान लीजिए। तो देखिए, when a solid is heated the particles begin to vibrate which greater speed and begin to move more freely than at a particular temperature the solid melt and change into liquid. The process of melting is also known as the fusion, ठीक है। अब देखिए इसे होता क्या है, देखो बेटा, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स बिगिन, जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं, इधर उधर बहुत स्पीड से भागते हैं, ठीक है। और मतलब वो एकदम आज़ाद हो जाते हैं, समझ लो। देन इट इज पार्टिकल्स टेम्परेचर एट द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड, एंड देन वो किस में चेंज होता है, अपना स्टेट बदल के लिक्विड में हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजन। मतलब सॉलिड से किसी भी आप कोई टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब किसी टेम्परेचर पर उसको हीट कर रहा हो किसी सॉलिड को, अगर वो लिक्विड में चेंज हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसी मेल्टिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर एट अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जी किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे जो सॉलिड है वो लिक्विड बदल जाए, जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम केल्विन में कहें तो 273 केल्विन, ठीक है। तो देखिए, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है किसी भी सॉलिड 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। और वो मेल्ट हो रहा है, मतलब सॉरी मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहते, वो उस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटा। जैसा हमने इनको कहा ना, मेल्टिंग पॉइंट को फ्यूजन कहा, तो हम इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हम हीट दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट, और जो फ्यूजन हुआ इसे तो हम इसे क्या कह देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब देखिए, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप देखिए, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, व्हेन हम किसी भी लिक्विड को हीट करें, इट पार्टिकल्स बिगेन टू मूव इवन फास्टर देन एट particular temperature that the liquid begin the boil and change into the gas vapor, ठीक है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर को हीट दें, ठीक है बेटा, हीट दें तो क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे, ये जो बॉइलिंग होता है, अब एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ये जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, बल्क फेनोमेना होता है। व्हेन अ लिक्विड बॉयल द बल्क ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, जब हम किसी भी पानी को बॉयल करते हैं तो उसके जो बल्क, मतलब ऊपर के जो हिस्सा का पानी होता है वो वेपर में चेंज होना शुरू होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बल्क फेनोमेना। अब देखिए, अब नीचे क्या वो लिखा है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्टिंग बॉइलिंग। किसी भी किस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है बेटा। 273 प्लस 100 तो क्या हो जाएगा, ये 373 केल्विन, ठीक है। अब ये कैसा है हम इसको भी बताएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आप कभी सोच रहे होंगे कि जो वाटर होता है, मतलब जो रिवर में वाटर होता है उसको तो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलता नहीं है, तो वो वेपर में कन्वर्ट कैसे हो जाता है बेटा। तो ये अफेक्ट करता है आपके वाटर ऑफ क्वालिटी पे। उसकी वाटर ऑफ क्वालिटी कैसी है, मतलब वो ऐसा पानी होता है जो कि 100 डिग्री से पहले ही क्या होता है बेटा, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, विदाउट बॉइलिंग। क्योंकि वाटर का वो जो रिवर का वाटर होता है वो तो बॉयल होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, उससे वो जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर का क्वालिटी है उस पर वो डिपेंड करता है। अब देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस। किसी भी
जो अब पढ़ लेते हैं पहले से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हीट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटा, एट टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, किसी भी 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करने में, गैस किसी भी 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट दिस बॉइलिंग पॉइंट, जो इस बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपने लेटेंट हीट तो अभी यहाँ पे जाना, ठीक है। और वेपोराइजेशन आप क्या जान रहे हो बेटा, जब वाटर में गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो वो वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसे कह देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपको, जैसे आपने एक टेम्परेचर पे यहाँ पे एक पानी रख दिया, यहाँ पे आप थर्मामीटर डाल दिए आप टेम्परेचर देखने के लिए, ठीक है, जहाँ से आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो रहा है, इसमें आपको ये बता देगा। ठीक है बेटा, तो यही प्रोसेस है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ एक्टिविटी है। ठीक है बेटा आपकी। अब देखिए, अब इससे एक फॉर्मूला बनता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बेटा एक फॉर्मूला बनता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, वो 1 सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बेटा देखिए, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एम। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, क्यू अपॉन में एम फॉर्मूला होता है बेटा किसका, लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, लेटेंट हीट का। आपको इसको याद रखना है बेटा, क्योंकि ये आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, और मैं भी आपको कुछ एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है बेटा, तो उसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि बार बार ये एग्जाम में पूछता है। किसका फॉर्मूला बेटा, लेटेंट हीट का। ठीक है बेटा, किसका फॉर्मूला है, लेटेंट हीट का। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होती है वो जूल पर केजी होता है। क्या होता है, जूल पर केजी होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसी में आपको सॉल्व करके यहीं पे दिखा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सब्सटेंस हैव अ मास ऑफ 94 ग्राम। एक सब्सटेंस है जिसके पास है 94 ग्राम है, उसका मास क्या है 94 ग्राम, एंड इट्स लेटेंट हीट, उसकी जो लेटेंट हीट है वो 13 जूल केजी है, 13 जूल पर केजी है। ठीक है, लेटेंट हीट का 13 पर जूल केजी। फाइंड द एनर्जी रिलीज एंड ऑब्जर्व, जो इसकी रिलीज एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज हो रही है उसे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए इसे कर लेते हैं। अब आपकी जैसा बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्यू इज स्टैंड फॉर एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज। जो एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट, सॉरी क्यू को हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्यू। क्या निकालना है बेटा, क्यू। ठीक है बेटा, तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दिया क्या क्या हुआ है, जो लेटेंट हीट है बेटा वो हमारा क्या दिया हुआ है, 13 जूल। क्या दिया हुआ है बेटा, 13 जूल पर केजी। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, 13 जूल पर केजी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, अब हमारे पास जो मास है वो क्या है बेटा, हमारे पास अब जो मास देख पा रहे हो 9400 ग्राम है, तो इसे हम केजी में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 9.4 केजी। क्या हो जाएगा, 9.4 केजी। ठीक है, तो अब ये जो 9.4 केजी हो गया, तो हम इसे इस फॉर्मूले पे यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा जो है 13 है, लेटेंट हीट क्या है बेटा, 13 है। देखिए लेटेंट हीट है आपका 13, और ये क्या है बेटा आपका क्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और ये जो आपका मास है वो क्या है 9.4 केजी। ये बेटा जो है ये आपको ग्राम में दिया 9400। अगर हम इसे क्या करें 1000 से डिवाइड कर दें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 9.4, क्या बन जाएगा 9.4 केजी। क्या बन जाएगा 9.4 केजी। ठीक है, सो अगर हम इसे सॉल्व करें बेटा तो हमारा जो क्यू निकल के आएगा वो कितना निकलेगा पता है, 122.2 क्या बनेगा, 122.2 जूल पर केजी। क्या बनेगा, जूल पर केजी। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसे आप अपने दिमाग में रखिए और उसे सॉल्व करिए। ये जो आपका फार्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सो इससे मैं आप पे जो है उसे मैं क्लीन कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट इसका ले पाओ। ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको सूटेबल हो। ठीक है, अगर आप याद कर लो तो याद ही कर लेना। ठीक है, ये आपको बहुत एग्जाम में काम आने वाला है बेटा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछता है, मैं कई बार पेपर उठा के देख चुका हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इसे देखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए, ये देखिए मैंने आपको कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे रखा है जिससे कि आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो समझ आपको लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला क्वेश्चन है वो सब सॉल्व मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए थे, मैंने उसको काट दिया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर आप चीटिंग कर लोगे फिर तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे काट दिया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करना भूलना मत बेटा, वरना फिर सोच लो एग्जाम में भूल जाना इसे सॉल्व कैसे करता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेना जरूर से। अब देखिए बेटा जो
अब देखो बेटा, जो हमारा इफेक्ट कैसे जो हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करता है। जैसे ये सॉलिड है, अगर हम इसको हीट करें तो इसको देखिए, ये जो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो हम पास था, लेकिन इसमें हॉट हीट करने के बाद देखिए एकदम दूर दूर हो गया। अब लिक्विड में जैसे देखिए बेटा, अब लिक्विड है, ये कोल्ड है, ठीक है, तो अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करें कोल्ड को तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा, मतलब इसके पार्टिकल्स एकदम दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज व्हाट, सब्लिमेशन। देखिए अब सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, देखिए सब्लिमेशन एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। देखिए द चेंजेस ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस और फ्रॉम अ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। किसी भी देखिए सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन को या गैस टू सॉलिड के कन्वर्जन को विदाउट एनी कभी एनी अदर फॉर्म, ठीक है, जैसे कोई भी गैस है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब जैसे आप नेप्थलीन की बॉल ले सकते हैं बेटा, जैसे वो जो आप कीड़े मारने के लिए बक्से में रखते हो, लेकिन उसको आप कई दिन बाद खोदो तो वो उड़ जाता है, लेकिन उसको किसी भी टेम्परेचर में वो नहीं जाता, डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाता है। जैसे कोई भी सॉलिड तुरंत जैसे अब इसका उल्टा ही आप कर सकते हो, जैसे कोई भी गैस तुरंत सॉलिड में चेंज हो जाए किसी भी बिना किसी फॉर्म में आए हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हो सकता है बेटा, if solid camphor और अम्मोनियम क्लोराइड is heated it's change into vapor। अगर हम किसी भी कैम्फर को, कपूर को, यानी फिर अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करें तो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल होगा, सब्लिमेशन का। इफ द वेपर आर कोल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड, अगर वो वेपर ठंडा हो जाए तो तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप देखिए आपको ये यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हो। जैसे कि आपकी है अमोनियम क्लोराइड, आपने सॉलिडिफिकेशन है, ये सॉलिडिफिकेशन करो, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, यहाँ पे आपने ऊपर कॉटन लगा दिया, ये चीन डिश ले लिया, आपने बर्नर लगा दिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे वेपर होना शुरू हुआ, मतलब भाप, अगर आप इसे हीट करो तो वेपर में तुरंत चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो ये ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस। अब जो प्रेशर का इफेक्ट है वो गैस को कैसे करता है, मतलब जो प्रेशर है वो गैस पे कैसे इफेक्ट मारता है। ठीक है बेटा, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस द पार्टिकल्स ऑफ कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है इसमें, देखिए क्या कह रहा है बेटा, व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन अ गैस, जब हम किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई करें तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास आ जाएंगे। ठीक है, और वो जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। व्हेन वी कैन दिए में देखिए क्या दिया हुआ है, वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के और टेम्परेचर को घटा के और प्रेशर को बढ़ा के। ठीक है बेटा, द कंप्रेशन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द ड्राई आइस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ड्राई आइस में अगर इसको रखें, इफ द प्रेशर रिड्यूस, अगर इसमें प्रेशर को रिड्यूस कर दें, इट्स चेंज डायरेक्टली इनटू द गैस, वो तो तुरंत डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैस में। ठीक है, विदाउट कमिंग एनी इनटू लिक्विड, वो बिना लिक्विड स्टेट में आए वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि वो बिना लिक्विड के फॉर्म में डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये जो आपका है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कई स्टार मार्क कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखिए आप कई एग्जाम में तो पूछा जाता है, हर बार आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो देखिए ये हर बार आप एग्जाम पूछा जाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। इनको जो कन्वर्जन होता है इसमें उसे कहते क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटर इसमें जो स्टेट के मैटर में इंटर कन्वर्जन है वो उसे क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कैसे चेंज हो सकते हैं, हमने पढ़ा है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ठीक है बेटा, अब इसे कहते क्या ये देखते हैं। देखो अगर कोई भी लिक्विड है, अगर वो गैस में चेंज हो तो उसे हम वेपोराइजेशन कहेंगे, और गैस कोई भी सॉलिड में चेंज हो तो हम उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, और सॉलिड कोई भी लिक्विड में चेंज हो तो उसे फ्यूजन कहेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे उल्टा चलते हैं, अगर गैस कोई लिक्विड में चेंज हो तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे, और लिक्विड कोई सॉलिड में चेंज हो तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, और सॉलिड कोई लिक्विड गैस में चेंज हो तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे बेटा। ठीक है, तो ये बेटा आपको कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द नेम द कन्वर्जन दैट गैस इनटू सॉलिड। अगर किसी भी हम गैस को सॉलिड में चेंज करें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। ठीक है, तो आप इसको याद करना है। ठीक है बेटा, अब आता है हमारा इवोपोरेशन। अब देखिए बेटा इवोपोरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन आप सब वैसे जानते होंगे, लेकिन इसमें है तो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से उसको जानते हैं आखिर इवोपोरेशन क्या होता है। द चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जो लिक्विड का चेंज होता है वेपर में क्या कहते हैं, इवोपोराइजेशन। एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर को, उसको क्या कहते हैं, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन सर्फेस फिनोमेना, जो इवोपोरेशन है वो सर्फेस फिनोमेना है, मतलब वो सर्फेस से पानी को एब्जॉर्ब करके वो एकदम उड़ जाता है। ठीक है बेटा, द पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस गेन इनफ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो वेपोराइजेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है, वो एक सरफेस से काम कर सरफेस पे वो काम करता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो भी मतलब पानी के अंदर इधर उधर से जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेपोराइज होने के लिए। ठीक है, सो उससे क्या होता है, जो आसपास की चीज़ें वो ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए वेपोराइजेशन का कूलिंग भी हम कहते हैं। ठीक है,
तो हम उसे क्या कहते हैं वेपोराइज, पानी को ये वेपोराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना है, पानी को लिक्विड में वेपर में चेंज करना, ये क्या कहता है इवोपोरेशन। फैक्टर इफेक्टिंग इवोपोरेशन, फैक्टर क्या है इवोपोरेशन को इफेक्ट करने के। द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। जो इसका फैक्टर है वो इफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ठीक है। अब ये कैसे है देखते हैं। देखो बेटा, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास में दूध दिया तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। लेकिन अगर उसे आप किसी थाली में रख दो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, उसका इवोपोरेशन जल्दी होने, मतलब उसमें से जो भाप है वो फटाफट निकलने लगा, इवोपोरेशन वो जल्दी ठंडा होने लगेगा, ठीक है। इंक्रीज द टेम्परेचर, भाई हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसमें इवोपोरेशन जल्दी होगा, ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें तो इवोपोरेशन में भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, ठीक है बेटा। अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर दें, मतलब नमी को इंक्रीज कर दें, तो अगर हम नमी को इंक्रीज कर दें तो उसमें जो पानी को हीट है वो तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा इवोपोरेशन डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड में अगर हम इंक्रीज कर दें तो इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, जो इवोपोरेशन है वो भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। मान लो आपने कपड़ा कभी सुखाते होगे बेटा, ठीक है बेटा। आप कभी कपड़ा सुखाए हो छत पे, देखो तो आप जब सुखाते हो कपड़ा, आप रुकिए 1 सेकंड, और जब भी कपड़ा सुखाते हो धूप में तो ठीक है वो फटाफट सूख जाता है। लेकिन जब हवा चलता है तो वो जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो हवा होता है ना बेटा, वो जो पार्टिकल्स, जो कपड़े का जो वेपर होता है वो फटाफट उड़ते हैं और हवा उसे उड़ा के फटाफट ले जाते हैं, तो इसलिए कपड़ा जो है फटाफट सूख जाता है। लेकिन आप कभी देखे होगे जब हवा में ह्यूमिडिटी हो जाता है तो अब कपड़ा क्यों नहीं जल्दी सूखता है? क्योंकि जो हवा है उसके अंदर भी कैपेसिटी है ना बेटा, किसी भी पार्टिकल्स को होल्ड करने की। जो वेपर्स निकलते हैं, ठीक है, कपड़े से, वो क्या होते हैं बेटा, कपड़े से जो वेपर्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, हवा में मतलब घुस ही नहीं पाते क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। तो वो जो हवा क्या कहते हैं बेटा, तुम अंदर ही रहो, अब तुम सूखो ही मत, ठीक है। अब जब गर्मी आएगी तो तुम सूखना, ठीक है बेटा। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये है, ये आपके नदी पे होता है। मैंने आपको नदी वाला फिनोमेना समझा ही दिया है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये देखिए, अब देखो बेटा ये क्या है, हाई एनर्जी इवोपोरेशन, मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर, लो एनर्जी रिमेन एज अ लिक्विड। अगर हम किसी भी लिक्विड को एनर्जी लो दे तो वो लिक्विड का लिक्विड में रहेगा। उसे थोड़ा मीडियम एनर्जी दे तो धीरे धीरे क्या करेगा, वेपर में चेंज होना शुरू होगा। हाई एनर्जी तो फटाक इवोपोरेशन हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इवोपोरेशन कर्स कूलिंग। आखिर इवोपोरेशन कूलिंग कैसे कर्स करता है, देखो बेटा इवोपोरेशन कूलिंग कर्स कैसे करेगा। मान लो इवोपोरेशन हो रहा है तो उसको वो कैसे होगा, हीट से, ठीक है। तो वो हीट से कैसे होगा, देखो देखिए बेटा, मान लो इवोपोरेशन हो रहा है तो उसे क्या चाहिए बेटा, हीट। तो वो जो हीट लेगा वो अपने आसपास की जगह से हीट को कंज्यूम करना फटाफट स्टार्ट करेगा, और जिससे कि इवोपोरेशन होगा और जो आसपास की चीज़ें उसमें से अगर हीट चली है तो क्या करेगा, कूलिंग कर्स करेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं इवोपोरेशन कर्स कूलिंग। तो इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन लिक्विड इवोपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को फ्रॉम द सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इवोपोरेट हो जाते हैं, सो द सराउंडिंग बिकम कूल, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन अ रूफ फॉर ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग द इवोपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब्ड हीट मेक हॉट सरफेस कूल, ठीक है। तो ये आपको, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग द समर व्हेन वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग द इवोपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल, ठीक है। जब हमको पसीना निकलता है गर्मी में, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी की नमी है वो इवोपोरेट होनी चालू हो जाती है बेटा, ठीक है। तो इसे मतलब कहाँ से हीट कहाँ से मिलेगा, हमारी बॉडी से, इसलिए हमारी बॉडी को क्या करती है, कूलिंग कर्स करती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है, अगर हम गर्मी में कॉटन का कपड़ा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्ड स्वेट, वो जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्वेट होता है, एंड व्हेन द स्वेट इवोपोरेट इट्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। अगर हम गर्मी में कॉटन कपड़ा पहने तो जो एवोपोरेशन होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा कपड़ा, तो उससे क्या होगा, हमारा कूलिंग कर्स होगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये जो अगर आपने देखा होगा, कभी हम गर्मी में मटके में पानी क्यों रखते हैं ठंडा होने के लिए, तो पानी ठंडा कैसे होता है। अब देखिए आप, जो पानी कैसे ठंडा होता है, ठीक है। जब हम किसी गर्मी में मटके में पानी रखते हैं तो मटके में क्या छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, ठीक है, जिसमें कि वाटर इवोपोरेट होता है, और जो मटके के अंदर गर्मी होती है उसे कंज्यूम करके वो इवोपोरेट होना चालू हो जाता है, जिससे कि जो हमारे मटके में पानी होता है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला। ये टेम्परेचर कन्वर्जन का फार्मूला है, ठीक है बेटा। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे देखिएगा, ये तो आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा। देखिए, अब सेल्सियस से केल्विन को करने में हम क्या करते हैं, सेल्सियस प्लस 273 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जनरली हम 15 को नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे 15 को रिमूव नहीं देखते हैं, यहाँ पे जहाँ भी 15 लिखा होगा आप उसे, ठीक है, क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो हम इसे 15 को इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में करने का फार्मूला क्या है, जो सेल्सियस आपको दिया हुआ है उसको आप 273 में प्लस कर दीजिए। अब केल्विन टू सेल्सियस में कैसे करते हैं, केल्विन से 273 को माइनस कर दीजिए। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करते हैं हम, तो फ़ारेनहाइट जो दिया हुआ है उसको 32 से माइनस करिए एंड 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में।
फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट 9/5 से उसको आप 9/5 कर पहले आप सेल्सियस जो है आपको पास वो लिखिए 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए और देन उसमें 35 प्लस कर दीजिए, तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट टू केल्विन कैसे होता है, केल्विन में करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो फ़ारेनहाइट है उसमें 32 माइनस करते हैं, देन उसमें 59 प्लस करके उसमें फिर हम 59 को इंटू करके 59 को इंटू करेंगे प्लस कर देंगे 273, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। फ़ारेनहाइट टू केल्विन में हो जाएगा। केल्विन टू फ़ारेनहाइट कैसे होगा, केल्विन माइनस 273 करेंगे एंड देन इंटू 9/5 करेंगे एंड देन प्लस 32 कर देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ इसके पेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिएगा, इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कई बार एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो आप इसे कर लेंगे तो आपका समझ लीजिए ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, चैप्टर एकदम क्रिस्टल आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आपने आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सैटरडे बच्चों, बाय बाय।